हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल 12th क्लास में फर्स्ट पोइट्री से शुरू किया था, जिसमें द नोबल नेचर जो पोएम थी उसको हमने पढ़ा। आज का जो हमारा वीडियो है वो सेकंड नंबर की पोइट्री ए बॉयज सॉन्ग के ऊपर है, एक बालक का गीत। इसके जो कवि है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिनका काल रहा है 1878 से लगाकर 1962, 1872 से 1962 तक इनका काल रहा। दोस्तों, ये जो पोयम है विशेष रूप से ये एक स्वतंत्रता की बात करती है कि जिस प्रकार से हम जो मनुष्य जो प्राणी है, हम जिस प्रकार से स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, हम अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, उसी प्रकार से जो जानवर होते हैं, जो पक्षी जो होते हैं, वो भी एक जीव होते हैं और वो भी अपने आप में स्वतंत्रता का हक रखते हैं, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन हमारे में से बहुत सारे ऐसे महापुरुष है जो उन पक्षियों को, उन जानवरों को पिंजरों में कैद करके रखते और उसमें प्रसन्नता महसूस करते। यही इसी चीज को समझाने के लिए जो ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो है वो आपको एक तरीके से समझाना चाहते हैं कि हम प्रसन्नता आसमान में खुलकर उड़ने वाले पक्षियों को देखकर भी ले सकते हैं, जंगल में विचरण करने वाले जो जानवर होते हैं, खुलकर जो विचरण करते हैं, उनको देखकर भी हमें प्रसन्नता हो सकती है। जरूरी नहीं कि अपनी प्रसन्नता के लिए हमें उनको किसी पिंजरे में कैद करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पोयम के बारे में। जो कवि है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये कहते हैं कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कि क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूं, मैं किसी भी प्रकार की नेट नहीं डालता हूं, जाल नहीं डालता हूं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको लीव यानी छोड़ता हूं। देम यानी देम का मतलब यहाँ पर कौन फ्लाई कौन करते हैं? बर्ड्स। तो यहाँ पर देम का मतलब है बर्ड्स। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको मैं फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए, फ्री यानी स्वतंत्र छोड़ता हूं। कवि कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको मैं स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, फिर आगे वो कहता है इसी कारण से संसार के जितने भी पक्षी है बिलोंग टू मी, उन पर मेरा पोजीशन, उन पर मेरा अधिकार, वो मेरे से संबंधित है। मतलब कि कवि जो है पक्षियों को खुला छोड़कर उनको आसमान में स्वतंत्र उड़ने पर ही प्रसन्नता महसूस करता है, उन पर अपना अधिकार बताता है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट जो होती है एक छोटी सी चिड़िया है, तो फ्रॉम द ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया से लगाकर ऑन द स्लो, स्लो का मतलब होता है बेर की जाड़िया, जो जाड़ी होती है उसका, बेर की जाड़ी। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो मतलब कि एक बेर की छोटी सी जाड़ी में रहने वाली छोटी सी चिड़िया से लगाकर टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले ईगल यानी बाज जो पक्षी होता है वहां तक, अनकेज्ड स्वतंत्र मतलब बिना पिंजरे के, दे कम एंड गो वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, और इसी में मुझे प्रसन्नता महसूस होती है। देखिए दोस्तों, क्या कहा उसने कि छोटी सी ब्लू टिट चिड़िया से लगाकर, जो कि एक झाड़ी में बैठी रहती, वहां से लगाकर ईगल यानी आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज तक जितने भी पक्षी अनकेज्ड यानी स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, वो मुझे प्रसन्नता देते हैं, वो मुझे खुशी प्रदान करते हैं। एंड सो द सनवार्ड वे, आगे इसी प्रकार से कवि कल्पना कर रहा है और कह रहा है एंड सो द सनवार्ड वे, इसी कारण से सूर्य तक जाने वाले रास्ते पर, सनवार्ड वे का मतलब होता है सूर्य तक जाने वाला रास्ता, जाने वाला रास्ता। एंड सो और इसी कारण द सनवार्ड वे, सूर्य तक पहुंचने वाले रास्ते पर, आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, मैं उस बाज के पक्षी के, बाज का जो पक्षी है उसके पंखों के ऊपर मैं यात्रा करता हूं, मैं उड़ता रहता हूं, उड़ान भरता हूं। मतलब ये उसकी कल्पना है, वास्तव में वो बाज के ऊपर नहीं बैठा हुआ, वो केवल सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि इसी कारण से, क्योंकि ये जो पक्षी जो है ये स्वतंत्र उड़ते हुए ही मुझे अच्छे लगते, वो स्वतंत्र उड़ते हुए ही मुझे प्रसन्नता देते हैं, इसी कारण से सो द सनवार्ड वे मतलब सूर्य तक जाने, मतलब क्योंकि बाज जो पक्षी होता है
वो एक बहुत हाइट तक उड़ान भरता है। इसी कारण से वो कह रहा है कि सनवार्ड वे मतलब सूर्य तक पहुंचने वाले रास्ते तक आई सोर ऑन ईगल्स विंग, मैं उस बाज के पंखों पर यात्रा करता हूं, मैं बाज के पंखों पर उड़ान भरता हूं। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरा का पूरा दिन, द ब्लू टीट सिंग्स, वो छोटी सी जो चिड़िया है ब्लू टीट, वो गाती रहती, चाहे वो उसके नजदीक हो या नहीं हो, फिर भी उसके मन में, उसके हृदय में पूरे दिन ये अनुभव होता रहता है, ये एहसास होता रहता है कि वो छोटी सी चिड़िया गा रही है। और जब भी वो बाज को ऊपर आसमान में हाइट पर उड़ता हुआ देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो स्वयं उसके पंखों पर बैठकर सूर्य तक जाने वाले रास्ते तक वो यात्रा कर रहा हो। इस प्रकार से ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो थे उन्होंने 3 स्टेंजा लिखे। पहला स्टेंजा 1 से लगाकर 4 पंक्ति तक, फिर दूसरा जो स्टेंजा होता है वो 5वीं से लगाकर 8वीं पंक्ति तक, और तीसरा जो स्टेंजा होता है वो 9वीं से लगाकर 12वीं पंक्ति तक। एक बार वापिस समझिएगा इस पोयम को कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उन सबको स्वतंत्र उड़ते हुए छोड़ता हूं, उड़ते रहने के लिए छोड़ता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इसी कारण से आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंधित है, उन पर मेरा अधिकार है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, मतलब एक छोटी सी झाड़ी में बैठी हुई छोटी सी चिड़िया से लगाकर ऑल द टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले उस बाज पक्षी तक, अनकेश दे कम एंड गो, स्वतंत्र रूप से बिना पिंजरों में वे आते हैं जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मुझे प्रसन्नता देते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है। एंड सो द सनवार्ड वे, और इसी कारण से, इसी प्रकार से सूर्य तक जाने वाले रास्ते पर आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, मैं उस बाज के पंखों के ऊपर बैठकर मैं यात्रा करता हूं, मैं उड़ान भरता हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे के पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स, वो छोटी सी चिड़िया जो है गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है। तो दोस्तों ये थी उन पक्षियों के लिए स्वतंत्रता की बात जिनको हम पिंजरों में रखकर खुशी महसूस करते हैं, जबकि कवि हमें यह कहना चाहता है कि ये जो जितने भी प्रकृति में प्राणी जो है वो अपने आप से, अपने हिसाब से ही अगर जीवन जिए तो ही यह प्रकृति बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। बाकी अगर हम एक दूसरे के ऊपर मतलब कि अधिकार जमाते रहेंगे तो मतलब कि ये प्रकृति इतनी खूबसूरत या हमें इतनी प्रसन्नता महसूस नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं दोस्तों राइमिंग इस पोयम की क्या रही है, एक एक स्टेंजा की अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम लाइन का जो अंतिम अक्षर वो क्या ध्वनि दे रहा, स्नेयर, इसको हमें एक नाम देना है और हम इसको नाम दे देंगे ए। फिर आ रहा बी, फ्री, फ्री जो है स्नेयर से अलग ध्वनि आ रही है फ्री, तो फ्री को हम नाम देंगे बी। इसी प्रकार से आगे आ रहा एयर, स्नेयर, एयर सेम ध्वनि ए, और मी, फ्री दोनों ही सेम है तो बी। तो ये प्रथम स्टेंजा की जो राइम स्कीम हो गई वो हो गई ए बी ए बी। इसी प्रकार से दूसरे स्टेंजा की भी यही रहेगी, तीसरे स्टेंजा की भी यही, स्लो ए, हाइट बी, गो ए, डिलाइट बी। दूसरे की भी हो गई आपके ए बी ए बी। तीसरा स्टेंजा वे, इसको नाम दे देंगे हम ए, विंग्स बी, डे वे सेम है ए, और सिंग्स बी, इसका भी हो गया ए बी ए बी। तो दोस्तों अपने को राइम स्कीम निकालते समय यह ध्यान रखना है कि अगर एक स्टेंजा की पूछी जाती है तो राइम स्कीम होगी ए बी ए बी, और अगर हमें इन 8 लाइन की राइम स्कीम पूछी जा रही है फिर यहां पर हम ए नाम नहीं देंगे, फिर हम अगला अक्षर देंगे सी, और यहां पर आगे हो जाएगी सी डी सी डी। तो अब 8वीं पंक्ति की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी सी डी। और अगर आगे की 4 और पूछता है तो फिर हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ। इस प्रकार से राइमिंग स्कीम होती है। और अगर किसी एक स्टेंजा की विशेष राइमिंग स्कीम पूछी जाती है तब हम उसकी राइम स्कीम बताएंगे ए बी। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इस कविता को लिखने वाले कवि के बारे में। अब अबाउट द पोइट जो है, मतलब इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम जो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, वाज बोर्न एट हेक्सम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के हेक्सम नामक जगह पर वो पैदा हुए इन 1878। कब पैदा हुए, 1878 ईस्वी के अंदर। द पोइम ए बॉय सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स, मतलब ये जो कविता है ए बॉय सॉन्ग, ये उनके प्रथम पद्य
वर्ष का मतलब होता है पद्य, संग्रह जो होता है वहां ये इसको लिखा गया कॉल्ड माउंटेन कवर, जिसका नाम था माउंटेन कवर। इस पद्य से ये कविता ली गई है। ब्रोट आउट इन 16 जो कि 19 जो कि 1902 के अंदर प्रकाशित हुआ। गिब्सन डाइड इन 1962 और गिब्सन की मृत्यु जो हो जाती है 1962 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आगे हम अबाउट द पोएम यानी पोएम की जानकारी और पोएम के बारे में क्या कहता है कवि उसके बारे में समझ लेते हैं। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट। यह जो कविता है यह प्रकृति की एक मूल्यवान उपहार, प्रीशियस गिफ्ट मतलब एक मूल्यवान उपहार के बारे में है। ऑफ फ्रीडम, जो किसका है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का है। टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, किसके लिए, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सारे के सारे जो प्राणी है, जानवर है, मनुष्य है, पक्षी है, उन सब की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में इस कविता में कवि समझाना चाहता है। लाइक मैन, आगे कहता है कि मनुष्य की तरह, बर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, कि मतलब मनुष्य की तरह पक्षी जो होते वो भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण होते हैं, मैनिफेस्टेशन होते हैं। डेट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि इस प्रकृति को क्या प्रदान करते हैं, सुंदरता। एक बार कल्पना कीजिए कि सारे के सारे पक्षी और जीव जंतु वो सब एक बार समाप्त हो जाते, केवल मनुष्य ही इस प्रकृति में या इस पृथ्वी पर बचता है, तो क्या यह प्रकृति खूबसूरत लग पाएगी क्या। तो उसी चीज को वो समझाना चाहता है कि जितने भी इनहेबिटेंट्स है, जितने भी निवासी है, वो सारे के सारे इस नेचर को सुंदरता प्रदान करते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये संपूर्ण मानवता के लिए आनंद देने वाले हैं। ओनली वेन, और केवल वो कब देते हैं, दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, जब हम उनको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए छोड़ते हैं। मतलब कि स्वतंत्र रूप से उड़ेंगे तभी तो मनुष्य को आनंद महसूस होगा। इन ओपन एयर, इस खुली हवा के अंदर। एंड द वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और ये जो असीमित आसमान है, असीमित आकाश जो है, इसके वेस्ट एक्सपेंस यानी बहुत ज्यादा फैले हुए क्षेत्र तक वो पक्षी उड़े, तभी हमें सुंदरता दिखाई देगी, हमें खुशी प्रदान होगी। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग, इस कविता के अंदर ये कविता इस कवि की फीलिंग्स को, मतलब मनोभाव को बताती है। ऑन इंटेंस जॉय, कि आनंद के बारे में, विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, उसके एहसास के आधार पर उसको महसूस होता है। दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड, कि सारे के सारे पक्षी अनकेज्ड है यानी स्वतंत्र हैं। एंड फ्री टू फ्लाई, उड़ने के लिए स्वतंत्र है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर। फ्रॉम ग्रीन ट्रीज टू ब्राइट स्काईज, इन हरे भरे पेड़ पौधों से लगाकर ब्राइट स्काई यानी उस चमकीले आसमान तक। बिलोंग टू हिम, जितने भी उड़ने वाले पक्षी है वो सब इस कवि से संबंधित है, इस कवि पर उनका मतलब उन पक्षियों पर इन कवि का अधिकार है। बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्यों अधिकार मानता है, क्योंकि वो किसी भी पक्षी के लिए किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है। एंड कैच देम, और उनको वो पिंजरे में डालकर खुशी महसूस नहीं करता है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड एन इमोशनल बॉन्ड, कवि ने यहाँ पर सफलतापूर्वक एक भावनात्मक बॉन्ड बांधा है, एक भावनात्मक रूप से पाठकों को बांधा है। विथ द बर्ड्स एंड दस शोज द टेंडेंसी टुवर्ड एम्पैथी, मतलब उन्होंने उस कवि ने मतलब पाठकों को भावनात्मक रूप से बांधने का प्रयास किया, किसके साथ, पक्षियों के साथ। द शोज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, जो कि सहानुभूति की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, और टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। मतलब कवि ने सभी पाठकों को भावनात्मक रूप से बांधकर सहानुभूति की प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये था अबाउट द पोएम, मतलब पोएम के बारे में क्या है। तो दोस्तों आगे अबाउट द पोएम के बाद हम इस पोएम की ग्लोसरी के बारे में बात कर लेते हैं। कठिन शब्द जो होते हैं उनको समझ लेते हैं। पहला शब्द ब्लू टीट, कोष्टक में लिखा है एन, एन का मतलब होता है नाउन। ब्लू टीट क्या है, तो ए टाइप ऑफ स्मॉल कॉमन बर्ड, एक छोटा सा तथा सामान्य पक्षी होता है, उसको ब्लू टीट मतलब उसका नाम है। स्लो नाउन है ये भी। ए स्मॉल, एक छोटी सी, ब्लूइश ब्लैक मतलब कि भूरे रंग की और काले रंग की। वाइल्ड पल्म, वाइल्ड पल्म का मतलब होता है प्लम, मतलब कि एक जंगली झाड़ी है। डिलाइट पता ही है आपको, जॉय या प्लीजर, आनंद या खुशी।
सनवार्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। टुवार्ड्स द सन मतलब सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता जो बताया था ना, टुवार्ड्स द सन सूर्य की तरफ। सोर एक वर्ब है। टू राइज मतलब उठना, एंड फ्लाई हाई इन द स्काई और आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरना, उसका मतलब होता है सोर। तो दोस्तों ये थी पोयम, और अब हम अगले पार्ट के अंदर हम इसके पोयम से आने वाले क्वेश्चन आंसर तथा इसकी थीम जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।